टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हम राणा सांगा और बाबर का परिचय आपको देना चाहते हैं। राणा सांगा 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी तक मेवाड़ के शासक रहे थे। राणा सांगा के शरीर पर छोटे बड़े 80 घाव थे। इनकी एक आंख भी नहीं थी, एक पैर और एक हाथ भी नहीं था। लेकिन सोचने की बात यह है कि इन्होंने जीवन भर युद्ध लड़े। बाबर ने भी राणा सांगा के बारे में ये कहा था कि यदि राणा सांगा के तीनों पुत्र भी राणा की ही तरह वीर होते तो शायद मुगल भारत पर कभी कब्जा न कर पाते। अब बाबर का परिचय भी दे दें। उनका पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो वो मात्र 11 वर्ष के थे। 11 वर्ष की आयु में बाबर फरगना के शासक बन गए थे। फरगना जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में आता है। हालांकि उनका बचपन और जवानी दोनों ही संघर्षपूर्ण रहा और शायद इन संघर्षों के थपेड़े खाकर ही बाबर इतने मजबूत बन गए थे। वैसे तो राणा सांगा ने भारतीय सुल्तानों को पराजित कर अपनी एक प्रकार की विशेष ख्याति अर्जित कर ली थी, परंतु उसे अब उसके जैसे ही एक साहसी वीर का मुकाबला करना था। वह था बाबर। इस मुगल सेना नायक ने सांगा की भांति जीवन में कई उथल पुथल देखे थे। केवल अपने धैर्य और बल से उसने अपने लिए काबुल राज में नए राज की स्थापना की। छोटे से काबुल राज से वह संतुष्ट नहीं था। बाबर लोदी सामंतों का निमंत्रण पाकर भारत आया और पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को परास्त कर विजेता बना। परंतु इस विजय के उपरांत उसने देखा कि दिल्ली और आगरा की विजय उसे भारतीय राज का स्वामी नहीं बना सकती, जिस कारण से उसे राणा सांगा से युद्ध करना था, जो उसकी भांति महत्वाकांक्षी था। राजनीतिक, बौद्धिक और भावुक मान्यता से राणा सांगा उस समय एक ही व्यक्ति था जो बाबर का विरोध करने की योग्यता रखता था। पर प्रश्न यह था कि किस बहाने से राणा सांगा से युद्ध छेड़ा जाए। उसने शीघ्र ही एक बहाना ढूंढ निकाला। उसने राणा सांगा पर आरोप लगाया कि जैसा राणा सांगा ने उससे वादा किया था, वह अपने सैन्य बल से उसकी सहायता के लिए पानीपत के मैदान में उपस्थित नहीं हुआ, यानी इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुए पानीपत के युद्ध में। साथ ही उसने यह भी बताया कि दिल्ली और आगरा लेने पर भी राणा सांगा के आने व जाने का कोई नामो निशान नहीं था। इस कथन से बाबर ने राणा पर आक्रमण करना न्याय उचित बताया। सभी इतिहासकार बाबर के इस कथन को सत्य मानकर सांगा पर प्रतिज्ञा भंग का दोष लगाते हैं। लेकिन राजपूत स्रोत इसके विपरीत यह बताते हैं कि बाबर ने काबुल से राणा को कहलवाया था कि वह इब्राहिम को परास्त करने में उसकी सहायता करे। उसने यह आश्वासन भी दिया कि विजयी होने की हालत में दिल्ली बाबर के राज में रहेगा और आगरा तक राणा सांगा के राज की सीमा रहेगी। इस संबंध की बातचीत सिलहदी के द्वारा हुई और राणा ने भी इस प्रस्ताव की स्वीकृति भेज दी। इस प्रकार के पत्र व्यवहार का ब्यौरा मेवाड़ राज के प्रमुख पुरोहित की डायरी में मेवाड़ के संक्षिप्त इतिहास की पांडुलिपि में लिखा हुआ मिला है। बाबर ही राणा की सहायता अनजान देश में आने के कारण मांग सकता है, क्योंकि राणा सांगा को किसी भी युद्ध के लिए बाबर की सहायता की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह पहले ही इब्राहिम लोदी तथा गुजरात और मालवा के सुल्तानों को परास्त कर चुका था। तो अब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि अगर बाबर के प्रस्ताव पर राणा सांगा ने स्वीकृति भेज दी थी तो फिर उसने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता क्यों नहीं की। इसका कारण, जैसा कि मेवाड़ के संक्षिप्त इतिहासकार पांडुलिपि में उल्लेखित है, कि जब राणा के सामंतों को यह पता चला कि वह एक विदेशी को सहायता पहुंचाना चाहता है तो उन्होंने उसे ऐसा करने से रोका, यह कहते हुए कि सांप को दूध पिलाने से क्या लाभ। राणा सांगा अपने सामंतों की बात को भला कैसे टाल सकता था। वहां से राणा सांगा ने अपनी शक्ति को संगठित करना आरंभ कर दिया बाबर के विरुद्ध। बाबर भी इस सभी कार्यवाहियों को समझ रहा था। राजपूत अफगान संगठन उसके लिए हानिकारक था, जबकि वह यहाँ मुगल सत्ता स्थापित करना चाहता था। इसीलिए उसने राणा सांगा की स्वीकृति का बहाना ढूंढकर उसे दोषी ठहराया और उसके विरुद्ध युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी। ऊपर दिए गए कारणों में एक कारण स्पष्ट है कि दोनों शत्रु एक दूसरे की शक्ति से भयभीत थे। दोनों का उत्तरी भारत में एक साथ रहना वैसा ही था जैसे एक म्यान में दो तलवारें। बाबर ने जब आते ही पंजाब ले लिया और वहां पर शासन व्यवस्था जमाने लगा तो राणा सांगा के लिए यह स्थिति असहनीय थी। वह संभवतः यह समझ बैठा था कि अन्य आक्रमणकारियों की भांति बाबर आएगा और लूट घसोट के बाद चल देगा, परंतु उसने वे
प्रयत्न करने आरंभ कर दिए जो राज व्यवस्था की स्थापना के लिए आवश्यक थे। बात तो यह थी कि उत्तरी भारत में अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए दोनों के बीच में शत्रुता बढ़ने के मौलिक कारण राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक थे। राणा सांगा और बाबर की इस देश में वही स्थिति थी जो एक दूसरे पर घात लगाए हुए शेरों की होती है। हमारा अगला वीडियो खानवा का युद्ध होगा जो राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।